ये जो क्वेश्चन है रैंडम में मैंने यहाँ से लिए हुए अलग अलग वेबसाइट से, तो जो मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आ सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक। बाकी जो मॉक टेस्ट है पीडीएफ डाउनलोड कर ले, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं डायरेक्ट ग्रुप में डाल दूंगा, वहीं से आप पढ़ लेना। दो पीडीएफ है, एक उनको जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा उसको मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है, तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से। बाकी अभी हम लोग फर्स्ट टाइम है तो डिस्कस करते रहेंगे डेली। और जो मॉक टेस्ट उसके अंदर है। हाँ, मॉक टेस्ट में एक करंट अफेयर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, उसको मैं अभी अपडेट कर दूंगा, कल तक अपडेट हो जाएगा वो। मतलब जो जैसे कि 2023 में या 2022 में जो भी रैंकिंग अपडेट हुई है, तो उनको मैं अपडेट कर दूंगा रैंकिंग को। हाँ, 2021 वाला है, अभी उसको सॉल्व मत करना, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ 2023 तक। मतलब क्योंकि इसी करंट अफेयर में जैसे जो इंडेक्स है या जो रैंकिंग होती है, तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं, बस रैंकिंग चेंज हो जाती है कंट्री का, और जो रैंक है वो चेंज हो जाएगी, किसने टॉप किया वो चेंज हो जाएगा, तो वो डेटा में उसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो आपका अपडेट हो जाएगा। बाकी कुछ नया होगा जैसे कि कोई भी थीम है, तो हर साल की थीम जो है बदल जाती है, तो जो अपडेटेड थीम होगी उसको मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को जो बाकी के टाइम में डिस्कस, मतलब जो क्लास में करना है वो पढ़ना है हम लोगों को। तो चूंकि थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बार बार एक ही सेम चीज रिपीट करेंगे तो इट्स नॉट बेनिफिशियल, बिकॉज प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वी हैव डिस्कस मैनी क्वेश्चंस पीवाईक्यू एंड थ्योरी, तो उसको आपको पढ़ना है। थ्योरी मतलब जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक है, और बाकी जो थ्योरी इन थिंकर है उनका भी एक मॉक टेस्ट होगा, उसमें उसको सोल्व करना। और थ्योरी को हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, राइट। अभी बचे हुए टाइम में हमारा फोकस रहेगा करंट अफेयर पर, और जो स्कीम्स है या जो इंडेक्स है, डिफरेंट रैंकिंग है, उनको हम फोकस करेंगे। बाकी के जो 2-3 दिन में लास्ट में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा। ओके, एक एक घंटे की क्लास होगी, तो हर एक यूनिट 1 घंटे में 40 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा, 40 मिनट में। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, टॉपिक होंगे रेलिवेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग डेली प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्लास अल्टरनेट होता है, जैसे मान लीजिए आज हो गया तो कल नहीं होगा, परसों होगा, तो जो एक दिन आपको मिल जाता है उसमें आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। पेपर वन को भी पढ़ना है तो पेपर वन पेपर टू आप दोनों का एक साथ सॉल्व करना है, अलग अलग मत करना। एटलीस्ट अभी 10 दिन में आपको हैबिट डालना है ना, कि पेपर वन पेपर टू लगभग 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो बैठ करके वही टाइम पे सॉल्व करना है जो जिस टाइम पे एग्जाम होता है। जिस दिन क्लास नहीं होता उस दिन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहेगा आपका, यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको 150 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत हुए, मान लीजिए 50 या 30 या 20 जो भी हुए, उनको आपको एनालिसिस करना है और उस पर से रिवाइज करना है, यही करना है, कुछ नया मत पढ़ना। ऐसा नहीं है कि कुछ हम नोट्स पढ़ लिए सब कुछ हो गया तो कोई नया बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दो। नया बुक में कुछ नया क्या होगा, सिर्फ सिलेबस तो सेम ही है ना। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, जितना मैंने बताया हुआ, जितना नोट्स में है उतना पढ़ लेना, लास्ट टाइम में वही काम आएगा, क्योंकि उसी को रिवाइज करके आप जाएंगे। नया कुछ पढ़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम तक याद ना आए, तो इट इज बेटर कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। और जो 2-3 साल के मैंने पेपर बताए थे, कि एटलीस्ट 3 साल के कम से कम, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो लगा चुके हैं, तो आप 4-5 साल के भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि भाई को क्वेश्चन पेपर, है ना, क्योंकि दोबारा तो रिपीट करना नहीं होगा सभी। उसमें जो आपने टिक मार्क कर लिए होंगे, या जैसे कि मान लीजिए हर पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करना है, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 4-5 साल में।
उनको आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आएगा तो इट्स ओके, आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर, इनडायरेक्टली भी आएगा तो आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन जो आता है पीवाईक्यू से कभी कभी डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन से आ जाता है, या जैसे रैंकिंग है तो सेम रैंकिंग तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अपडेटेड ईयर का पूछ लेते हैं। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो पीवाईक्यू किए रहते हैं तो आपका प्रैक्टिस अच्छा रहता है, तो एग्जाम में इजी रहता है, थोड़ा आसानी होती है क्वेश्चन को समझने में, आंसर मार्क करने में भी। ये कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं तो जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू अभी दोबारा एक बार कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 या 150 तक हो पाएंगे, इतने ही हो गए 3-4 साल में, है ना, जो प्रैक्टिस किए होंगे उसमें से बचे क्वेश्चन जो आपको दोबारा रिपीट करना है, तो एक बार दोबारा कर लेना। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए, सफिशियंट फॉर पेपर टू। और पेपर वन का आपका जैसा भी तैयारी है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ पैरेलली इसको भी करना। ठीक है, तो मुझे आपका हो गया कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं नेट जाए के लिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं तो 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि जो जो बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि चूंकि हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो डीप में वो ज़्यादा पूछ नहीं सकते, क्योंकि अब एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट तो दे नहीं पाएंगे ना, 150 क्वेश्चन है आपके, तो उतना ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है, बाद में अटेम्प्ट करना है। माइनस मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकते हैं लास्ट में। तो कोशिश करना शुरुआत में आपके 150 में से लगभग आपके 70% क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर बाद में उनके साथ क्वेश्चन के साथ जो भी खेलते रहना, तुक्का मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो करेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें एकदम समझ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, वो केवल चूंकि एग्जाम में हम बैठते हैं तो डर लगता है, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023? क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका के द्वारा फरवरी 2023 में इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया, एंड पीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें दुनिया भर से बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। इसका मतलब मेन पर्पज जो ऑब्जेक्टिव था कि एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी पॉलिसी को के रिगार्डिंग डिस्कशन करना, जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से, ताकि ये जो है इस इवेंट का मेन फोकस यही था कि एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनानी है उसको लेकर के, दिस इज हॉस्टेड इन कर्नाटका बाय द प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2023। तो इंडिया एनर्जी वीक के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो 2-3 फैक्टर याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। UN secretary has announced to host a climate ambition summit in which year? यूनाइटेड नेशन के अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी जनरल, बताइए। ये आप लोग देखो, अगर आंसर नहीं पता फिर भी आंसर दीजिए, है ना, क्लास इंटरेक्टिव रहना चाहिए, मुझे पता नहीं चलेगा ना आप लोग क्लास में हैं, सो रहे हैं। हाँ तो एंटोनियो गुटरेस जो है प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है, उनके द्वारा इसको जो है समिट को, उनके द्वारा अनाउंस किया गया इस समिट को सितंबर 20 तो किया गया था। तो इसका मेन फोकस यही था कि दुनिया भर के जो लीडर हैं उनको बुलाना, उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको लेकर के क्या क्या एक्शंस किए गए हैं डिफरेंट कंट्री के द्वारा, तो उसको लेकर के डिस्कशन के लिए ये आपका समिट 2023 में आयोजित हुआ सितंबर। पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, बिल्कुल सही है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ और है कि जब भी ऐसे कोई इवेंट या कुछ ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है ना, तो आप आसपास ही लगाया करिए। जैसे कि मान लीजिए अब 2022 तो है नहीं, 2023 है, या तो 2023 होगा, 2024 होगा, आसपास ही होगा, है ना, ज़्यादा 20, 70, 20 ऐसे तो होगा नहीं, कुछ 30 समथिंग, क्योंकि कोई भी इवेंट या ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आसपास ही रहता है, एक आध साल आगे पीछे।
इन केस अगर आपको नहीं आ रहा तो तुक्का भी लगाइए ऐसे, ताकि आंसर होने के चांसेस, सही आंसर होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है। क्वेश्चन सर नंबर, ये हम लोग को पीडीएफ मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, अभी मैंने बोला ना, इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसको विच स्टेट लॉन्च, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, मॉक टेस्ट में भी डाल दूंगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। ग्रुप में डाल दूंगा इसकी पीडीएफ विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ओके सर। विच स्टेट लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। यूपी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ये उसी तर्ज पे है जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, उसी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसी टाइप का ये भी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, ताकि जो भी टैलेंटेड जनरेशन है वो इसमें आए, उनको प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए थ्रू दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। पहला वाला, सॉरी, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर The Integrated Agriculture Investment Portal is an initiative of which ministry? किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको जो है, किसका इनिशिएटिव है ये पोर्टल? एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, इंडिया के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में या फार्मिंग या इसमें, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन बोल सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पोर्टल में मिल जाएगी, इस वेबसाइट, ताकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके, उसको लेकर के इसको लॉन्च किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था इस पोर्टल को, दैट इज एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। क्या आंसर होगा? अब देखो एग्रीकल्चर को लेकर के है तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसका आंसर आप लोग लगाइए, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर नहीं पता फिर भी आंसर मार्क करना है आपको। कोशिश करिए, चार ऑप्शन लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल है। ओके, तो अब एमएसएमई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर लिखा है, एग्रीकल्चर में तो सब कुछ आ जाएगा ना। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो सकता है, या फिर मान लीजिए ये भी हो सकता है, दो में से आप मार्क करेंगे तो 50% चांसेस होंगे। तो तुक्का भी लगाइए थोड़ा समझ करके, और आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who are the beneficiaries of the स्वामी फंड? कौन कौन बेनिफिशियरी है इसके? इसका फुल फॉर्म क्या है स्वामी फंड? स्पेशल विंडो और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? देखो स्टूडेंट तो होगा नहीं, स्टूडेंट के लिए तो घर नहीं बन रहा है ना, स्टूडेंट को तो फेलोशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या बाकी के अदर फैसिलिटी, इन्फेंट बच्चों के लिए तो होगा नहीं ना। एमएसएमई, यानी यहाँ पे लिखा है स्वामी फंड है, तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्पेशल विंडो फॉर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये आपका होम बायर्स के लिए है, जो लोग घर घर खरीदते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए इसका आंसर दीजिए। Union Cabinet decide to provide free food grains to all the beneficiaries covered under National Food Security Act. Till which date? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए।
बिल्कुल, देखो आंसर अगर नहीं पता फिर भी ऑप्शन आप तुक्का लगाइए, क्या हो सकता है, चांसेस ज्यादा किसके हैं। हाँ बिल्कुल, यार देखिए जनरली क्या होता है, कोई भी स्कीम या तो कंप्लीट होती है जून के आसपास या दिसंबर के आसपास। अगर जैसे ये जस्ट जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर हमको समझना है बेसिक, अगर मान लो आंसर लगाना है तो ऐसे ही लगाइए आप। हाँ, दिसंबर के आसपास रहेगा या दिसंबर 2023 आपका राइट आंसर होगा। फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल द बेनिफिशियरी कवर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टिल दिसंबर 2023। तो इसमें लगभग 81 करोड़ बेनिफिशियरी जो है कवर हुए अंडर दिस एक्ट, NFSA। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which UT and state pass attract solar falls, aiming to install total solar capacity of 6,000 मेगावाट बाई 2015। 2025 तक जो है इस राज्य के द्वारा बोला गया है, ये जो है पॉलिसी सोलर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, पास किया गया है रिगार्डिंग दी सोलर कैपेसिटी इंक्रीज टू द 6,000 मेगावाट। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। जी, बी, लास्ट बी, बी, बी। To install solar capacity of 6,000 megawatt by 2015 2025, ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। इस सिटी के अंदर जो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए अभी 9% होती है सोलर एनर्जी से, उसको बढ़ा करके 25 करना है हमको, 25% ये डिमांड फुलफिल बाई दी सोलर एनर्जी। उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने 2025 का टारगेट 6 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। RAMP scheme, which was seen in the news, is implemented by which union ministry? RAMP scheme was seen in the news and the Ministry of Ministry of MSME। इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज रेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग MSME परफॉर्मेंस। So RAMP for the MSME, Ministry of MSME। B will be right answer। इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। मतलब कंट्री के अंदर बेसिकली जो भी MSMई थी, जैसे कोविड की वजह से जो हिट हुई थी, अफेक्टेड हुई थी, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला करके इंटीग्रेट करके एक स्कीम बनाई गई थी, ताकि सपोर्ट किया जा सके उन सभी कोविड हिट MSMई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यू विन प्लेटफॉर्म which was launched recently is associated with which field? जैसे कोविन था ना, कोविड के टाइम पे बना था वो, इसी टाइप के ये भी यू विन। कोविड वैक्सीन को लेकर के या बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर मिलती थी। इसी प्रकार से ये जो है कोविन, ये यूविन है, यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट, वैक्सीनेशन, एजुकेशन। क्या आंसर होगा? यूविन।
ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यूआईपी को, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेट करने के लिए बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया कोविड के लिए। आपका जो कोविन बनाया गया था, किसी प्रकार से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंश्योर करने के लिए अ, इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया, ताकि जो भी पूरी की पूरी, मतलब जैसे रजिस्टर करना होता है, वैक्सीनेट कराना होता है प्रेग्नेंट महिलाओं को, उसके रिगार्डिंग जो भी डिलीवरी डेट है या बाकी नए बच्चे हैं उनकी डिलीवरी रजिस्ट्रेशन कराना, तो वो सभी चीज़ों को, बर्थ वैक्सीनेशन कराना, वो सभी इन्फॉर्मेशन they can get that from this platform. You can register also. So that is UWIN platform. Next question, question number 12. Panchayati Raj Ministry project to Panchayat clusters aim to create how many model Gram Panchayat clusters across India? क्या आंसर होगा? तो करेक्ट है। 250 जो है मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स को क्रिएट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। दैट विल बी 250। क्योंकि इसका काम यही है कि जो भी है ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायत है उनको एम्पावर करना, और जो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है जो भी सब्जेक्ट होते हैं रिगार्डिंग 11th शेड्यूल उनकी, ताकि उस एरिया में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल जस्टिस इंश्योर हो पाए, तो उसके लिए लगभग 250 जो है क्लस्टर बनाए गए। 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच स्कीम? संदीप कुमार। संदीप की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। कविता ए, ठीक है। अभी सी, बी। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जो है ये दैट इज अंडर द स्कीम, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। कि इसके अंतर्गत इसको जो है स्टार्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ओके, कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा उनको ट्रेन करना है, जो भी रूरल यूथ है, पूरा यूथ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। कोई भी कंपनी है उसकी कोई सब्सिडरीज है, तो उसके माध्यम से उन पूअर यूथ को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उसके अलावा उनको जॉब इंश्योर कराना, जॉब प्रोवाइड कराना, ये इनिशिएटिव है अंडर दिस एक्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव which is launched under the scheme that is the दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। इसमें जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उसकी सब्सिडीज होती हैं, तो जो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स हैं उनका काम है कि इसमें थ्रू दिस इनिशिएटिव कि जो रूरल यूथ पॉपुलेशन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और उनको जॉब इंश्योर करना, जॉब दिलाना। दैट इज कम अंडर दिस स्कीम इनिशिएटिव, दैट इज कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट होगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट लिंक प्रोग्राम, हाँ ठीक है, स्किल प्रोवाइड कराना और साथ साथ ट्रेनिंग के साथ उनको जॉब भी इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दिस पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स? देश के अंदर जो है यंग स्टार्टअप को
आइडेंटिफाई करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? इस पोर्टल ने किस मिनिस्ट्री के द्वारा युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ये, 1 सेकेंड, जितेंद्र सिंह, हाँ ये जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बट दिस इज कम अंडर द दिस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स तो नहीं होगा। कौन सा इसका आंसर करेक्ट है? इज इट ऑप्शन नंबर वन और सेकंड? आई थिंक फर्स्ट होना फर्स्ट चाहिए। वाला सही है सर। फर्स्ट वन सही होगा सर, क्योंकि ये तो जितेंद्र सिंह ही है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ना। और दूसरा ये भी इसमें कि स्टार्टअप जो है वो मतलब यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में तो नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर यस फर्स्ट, यस, यू आर राइट सर। ईवा पोर्टल इन्हीं के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में तो ये स्टार्टअप सब आएगा नहीं इसमें। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 9 campaigns under inclusive development समावेशी विकास थीम इन विच स्टेट? सिक्सटीन का क्या आंसर होगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
24th April 2023। ये मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट भी, दैट इज समावेशी विकास। यस, ओके। इसका मतलब काम ये है कि जो भी कैंपेन चला जाते हैं, सिलेक्टेड कैंपेन, उनको फोकस करना है, स्पेशली रोजगार को लेकर के या हेल्थ, सोशल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड को लेकर के, तो उन सभी को लेकर के है। तो ये इसको ऐप को बनाया गया है। इसको बोलते हैं समावेशी विकास। 24 अप्रैल 2023, ये याद रखना। ये अगर इनकेस अगर आ जाएगा तो इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल नेशनल 24 अप्रैल को कोई डे होता है? बताइए। नेशनल पंचायती राज डे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही नोट्स में मिल जाएगा, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मार्क करते रहना उसमें। लेकिन जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा ऐप है, कौन सी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, कहाँ पर, कब, ठीक है, और इस दिन क्या ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which union ministry launched the national initiative for promotion of upskilling of normal workers? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने, जो भी निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, तो उनको फेस एक्सपीरियंस इंश्योर करना, और डिफरेंट प्रोग्राम के माध्यम से कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, जैसे कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, दैट इज कम अंडर दिस इनिशिएटिव। Which union ministry launched this national initiative for promotion of upskilling in Nirmal Bakar? This is the initiative under Ministry of Housing and Urban Affairs. ये एग्रीकल्चर कैसे होगा? एग्रीकल्चर तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्माण वर्कर की, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, तो एग्रीकल्चर फार्मर में नहीं आएंगे ना। ठीक है? वैसे भी अगर इसको आप देखेंगे तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात कर रहे हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इंडिया के बाहर। ओके, उनके पास स्किल्स होगी। दैट इज द इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, लगभग एक लाख से ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना प्रोग्राम के माध्यम से, इसके माध्यम से, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना इंडिया और इंडिया के बाहर। दैट इज कम अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। न्यू इस मिशन के अंतर्गत इसको चलाया गया। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, NIPUM ऐसे करके। तो ये आपको फुल फॉर्म होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग दी निर्माण वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
Which state UT launched the 5T school transformation program? 5T initiative. 5T कौन सी 5T है इसमें? संजीव बी। ओके, और एनीवन? बी। ठीक है, 5T इज द राइट। 5T मतलब ये जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। 5T का मतलब होता है टी मीन्स टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर द 5T। ओके, जो पब्लिक सर्विस है उसको बेहतर तरीके से डिलीवर करना है, इंश्योर करना है इफेक्टिव तरीके से, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए दीज आर द 5 स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इज इट? आई थिंक ये दोनों दो स्कीम अलग अलग है।